जय हिंद मेरे भाई, स्वागत है आप सभी को हमारे अपने इस YouTube चैनल पर। कल हमारा यहाँ पे यूपीएससी प्रीलिम्स का पेपर था 16 जून को। तो कल हम मैथ्स की पेपर को एनालिसिस नहीं करवा पाए, हम आउट ऑफ सिटी थे। तो इसी रीजन से आज हम करवा रहे हैं यूपीएससी प्रीलिम्स के जो 40 क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था मैथ्स का, इसमें से हम लोग को सॉल्व करना है। ठीक है मेरे भाई, तो चलिए सीधा ही हम लोग क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। बहुत ही इजी सा प्रश्न पूछा गया था और उसमें हम इजीली तरीके से इसे सॉल्व करेंगे। देखिए पहला प्रश्न क्या कहता है मेरे भाई, उसे यहाँ देखते हैं। यहाँ पे पहला प्रश्न पूछा गया था कि मान लीजिए x दो अंकीय संख्या है। मान लीजिए x यहाँ पे दो अंकीय संख्या है। यहाँ पे जो x की वैल्यू है मेरे भाई वो 2 डिजिट में है। कितने डिजिट में? 2 डिजिट में। उसके बाद कहता है और y एक अन्य दो अंकीय संख्या है जिसे x के अंकों को विनिमय यानी कि क्या इंटरचेंज किया जा रहा है यहाँ पे। यानी जब x की वैल्यू अगर हम कुछ लेते हैं यहाँ पर से तो उसको इंटरचेंज करने के बाद उसके बाद कहता है करके बनाया गया यदि x प्लस वाई के महत्तम दो अंकीय संख्या है तो x के संभाव्य मानों की संख्या क्या है। देखिए क्या बताया गया इसमें कि दो अंकों की संख्या लेना है x के और एक y का भी संख्या लेना है x में, उसमें भी दो अंकों की। उसके बाद कहता है कि यहाँ पे प्लस किया गया है x प्लस वाई और जो पूछा गया है उसका जो महत्तम होता है वो भी दो अंकीय मान का होता है। तो मेरे भाई ये बताइए कि दो अंकीय का जो मैक्सिमम वैल्यू होता है वो कितना होता है। तो आप कहेंगे वो हमारा यहाँ पे 99 होता है। कितना होता है मेरे भाई? 99 होता है। ठीक है, अब देख सकते हैं कि ये जो 99 है ये हमारा 9 का मल्टीपल है और जब हम ऐड करते हैं तो ये भी 9 के मल्टीपल से आता है। तो कहीं ना कहीं ये क्या होता है कि 9 के जो डिजिट है उसे हमारा ये डिवाइड करता है ताकि चीजें आसान हो जाए। अब देखिए तो यहाँ पे 9 हो गया 99। अब उसी तरीके से हम लोग देखेंगे कि x प्लस वाई की वैल्यू में x की वैल्यू क्या क्या हो सकता है। अब देखिए कि x का वैल्यू क्या क्या हो सकता है जो कि 9 के मल्टीपल हो। तो पहला दो अंक का क्या हो जाएगा यहाँ पे 18। क्या हो जाएगा मेरे भाई? 18। अब देखो ये 9 के टेबल से कटता है, उसी तरीके से हमने लिया यहाँ पे 2 तो फिर 7 हो जाएगा, 3 फिर कितना हो जाएगा 6 36। अब देखिए एक 4 और यहाँ पे 5। तो कितने वैल्यू अभी दिख रहा है? अभी हमारे पास 4, लेकिन इसको हम लोग उल्टा जब करेंगे तो 4 वैल्यू और निकल के आएगा। कितना हो जाएगा? 81 72 63 और यहाँ पे 54। तो कितने वैल्यू पॉसिबल है मेरे भाई? यहाँ पे 8। 4 इसके 4 इसके, कितने वैल्यू पॉसिबल है? 8। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे हो जाएगा। ये थोड़ा नीचे चला गया ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे 8 है जो कि इसका राइट आंसर होने वाला है। तो काफी इजी पूछा गया था, सिर्फ ये सब जो हमारा ये कंफ्यूजन का क्रिएट करने वाला था। तो सीधा सीधा देखना था कि x प्लस वाई जो यहाँ पे दिया गया था वो महत्तम यानी मैक्सिमम वैल्यू पूछा गया था दो अंकों का, और दो अंकों का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो गया यहाँ पे? 99। ठीक है, 99 यानी कि ये 9 के टेबल से कटता है। 9 के यहाँ पे डिजिटल सम भी लगा सकते हैं। तो उसी तरीके से हमने यहाँ पे देखा कि 18 लेते हैं फिर 27 लेते हैं, यहाँ पे दो दो अंक का मिल गया है। तो उसी तरीके से यहाँ पे वैल्यू कितने आता है? 8। तो इसका वैल्यू कितना आ गया? 8। उसी तरीके से ये हमारा यहाँ पे टाइम एंड वर्क का प्रश्न पूछा गया था, बेहद ईजी था। देखो मेरे भाई क्या कहता है कि 6 बालकों का वजन 7 बालिकाओं का वजन बराबर है 3 पुरुषों का वजन, इसके भी बराबर है 4 महिलाओं के वजन के। अब यहाँ पे 4 चीजें दे रखा है। 6 बालक का वजन बराबर है 7 बालिकाओं के, 3 पुरुषों का वजन बराबर है 4 महिलाओं के। ये चारों एक दूसरे के बराबर है। प्रश्न कहता है हमारा यदि महिलाओं का औसत वजन 63 kg है तो बालकों का औसत वजन क्या है। यहां तक क्लियर है मेरे भाई? पूछा गया इसमें यदि महिलाओं का औसत वजन 63 kg है। कितना kg है मेरे भाई? 63 kg है। तो बालकों का औसत वजन क्या होगा। यहाँ पे बालक का औसत वजन पूछा जा रहा है। देखिए तो यहाँ पे दो देख रहे हैं, एक महिलाओं का दूसरा बालकों का। तो इन सारे चीजों को छोड़कर सीधा सीधा हम लोग यहाँ से रेशियो बालकों और महिलाओं का ले लेंगे। जैसे यहाँ पे देता है कि 6 बालकों का वजन, तो हमने ले लिया 6 चिल्ड्रन। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? बराबर किसके मेरे भाई? 4 महिलाओं के वजन का, 4 महिलाओं के वजन का।
तो महिलाओं को हमने यहाँ पे क्या ले लिया, वुमेन W। अब यहाँ से हम लोग रेशियो निकालेंगे। देखिए ये 2 के टेबल में से और ये 3 के टेबल में से, तो C का वैल्यू यहाँ से कितना गया मेरे भाई 2, और W का वैल्यू यहाँ से कितना आ गया 3, W फॉर वुमेन। तो वुमेन का यहाँ पे एवरेज दिया हुआ है 63, कितना है मेरे भाई 63, तो 3 का वैल्यू मेरे पास दिया हुआ है 63, तो 1 का वैल्यू क्या आ जाएगा यहाँ से 21। पूछा क्या गया, बालकों का औसत वजन, तो बालकों का रेशियो में कितना आया है मेरे भाई, बालक का आया है 2, तो 2 का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पे 42, 2 का वैल्यू क्या हो जाएगा 42, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और बाकी चीजें कुछ भी नहीं करना था मेरे भाई, बहुत ही इजी था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया। ठीक है, इसी तरीके से देखिए आगे पूछा गया था, ये हमारा नंबर सिस्टम से था। मान लीजिए पी क्यू आर और एस भिन्न धन पूर्णांक है। क्या है मेरे भाई यहाँ पे धन पूर्णांक है। मान लीजिए कि पी क्यू विषम संख्या है। अब यहाँ पे कहता है कि मान लीजिए पी और क्यू यहाँ पे विषम संख्या है, तो हम लोग देख लेते हैं इधर पी और क्यू क्या है मेरे भाई यहाँ पे विषम संख्या है। विषम संख्या की बात करें मेरे भाई तो क्या हो जाएगा 1 3 5 7। ठीक है, ये सारे क्या है ऑड नंबर है। उसी तरीके से बाद में कहा गया कि और आर और एस यहाँ पे सम है, आर और एस यहाँ पे क्या है मेरे भाई सम है, तो हम लोगों ने लिखा आर और एस यहाँ पे इवन है, सम संख्या है। सम संख्या यानी 2 से लगने वाला 4 6 8, इसी तरीके से ये इवन चलते रहेगा। उसके बाद कहता है कि यहाँ पे जो कथन दिया गया है इस पे विचार करें, इनमें से कौन कौन से कथन सही है। ठीक है, देखिए पहला हम लोग कथन पे चलते हैं। पहला क्या कहता है कि P माइनस क्यू का होल स्क्वायर इंटू में Q इंटू एस। अब एक चीज देखो मेरे भाई, यहाँ पे Q क्या है विषम संख्या, Q क्या है यहाँ पे विषम संख्या, और S क्या है सम संख्या। एक विषम है दूसरा सम है, एक विषम है दूसरा सम है। जब भी हम सम संख्या के साथ विषम संख्या के साथ गुना करते हैं तो क्या मिलता है मेरे भाई यहाँ पे सम संख्या। जैसे एग्जांपल ले लो, विषम संख्या हमने 3 लिया और सम संख्या हमने 2 लिया, तो गुना करने के बाद क्या आता है 6, तो क्या निकल के आ रहा है यहाँ पे सम या विषम, तो 6 हमारा यहाँ पे क्या है मेरे भाई सम है। तो अब हम लोग यहीं से देख लेंगे कि यहाँ जो बताया गया था कि सम संख्या Q और S यहाँ पे क्या है सम संख्या है, तो पहला कथन कह रहा था कि क्या ये सम संख्या है, तो Q और S को देखते ही समझ जाना चाहिए था कि Q यहाँ पे विषम संख्या है और S यहाँ पे सम संख्या है। जब भी दोनों का मल्टीपल होगा, एक सम संख्या और एक विषम संख्या, तो क्या हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पे सम संख्या। तो इस हिसाब से हमारा पहला यहाँ पे राइट हो जाएगा, पहला हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। उसी तरीके से दूसरा देखो, दूसरे में क्या है मेरे भाई यहाँ पे Q स्क्वायर इंटू एस है। अब Q यहाँ पे क्या है मेरे भाई Q यहाँ पे विषम संख्या है, क्या है यहाँ पे विषम संख्या है। अब विषम संख्या का हम स्क्वायर करते हैं तो हमें विषम संख्या मिलता है। जैसे देख लो 3 ले लिया हमने, अब 3 का स्क्वायर कर रहे हैं तो क्या आ जाएगा 9, तो क्या मिलता है विषम संख्या। फिर से यहाँ पे विषम संख्या और सम संख्या दोनों एक साथ मल्टीपल हो रहा है, तो मुझे क्या मिलेगा सम संख्या। तो इस हिसाब से देखा जाए इसमें भी जब मल्टीपल हो जाएगा, अगर ये सम हो या विषम हो कोई मायने नहीं है, लेकिन सामने वाला जब सम आ गया है इसके साथ मल्टीपल होगा कोई सा भी नंबर, तो वो हमारा यहाँ पे सम संख्या होगा। तो ऑप्शन नंबर 2 भी हमारा यहाँ पे सही हो गया। अब तीसरा देखते हैं। तीसरा कहता है Q प्लस आर का होल स्क्वायर इंटू में P प्लस एस, क्या यह एक विषम संख्या है। अब देखो Q का वैल्यू कुछ भी पुट कर लो, जैसे हमने 1 लिया प्लस आर, आर का वैल्यू ले लो 2, ठीक है मेरे भाई, इसका होल स्क्वायर इंटू में P प्लस एस, P का वैल्यू क्या है यहाँ पे 3 प्लस S का वैल्यू क्या है मेरे भाई कुछ भी ले लो इसमें से, ठीक है 2 ले लिया। अब देखो 3 का स्क्वायर तो 9 और 3 और 2 5, तो 9 बचे क्या हो गया यहाँ से 45, तो 45 सम है या विषम, विषम संख्या है। ठीक है मेरे भाई, तो यहाँ पे पूछा गया कि क्या ये जो है विषम भी है, तो ये भी हमारा यहाँ पे विषम है। तो इसमें से जो इसका उत्तर होगा सभी होगा, यहाँ पे तीनों हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। उसी तरीके से देखते हैं आगे। देखिए
ये भी बहुत ही अच्छा प्रश्न है, पार्टनरशिप का प्रश्न है। प्रश्न तो इसमें ऐसा पूछा गया मेरे भाई कि अगर कोई रेलवे का भी बच्चा होता तो 10 से 20 प्रश्न इजीली कर लेते। ठीक है, रेलवे का भी बच्चा। और आपको मालूम है कि सी सेट में क्या होता है कि क्वालिफाई पेपर होता है। ठीक है, इसमें से क्या होता है कि आपको 27 प्रश्न सही करने होते हैं। ठीक है, 27 प्रश्न क्या होते हैं, सही करने होते हैं। तो बिल्कुल ईजी था। और मैथ ही एक ऐसा चैप्टर है मेरे भाई यहाँ पे कि जो कि आपको जो नंबर में एक्यूरेसी दिलाएगा वो मैथ ही दिलाएगा 100% में। बाकी रीजनिंग में तो आप कर लेते हैं पर उसके 100% की एबिलिटी नहीं रहती है। ठीक है, तो देखिए ये हमारा पार्टनरशिप का प्रश्न है और इसे समझते हैं। क्या कहता है प्रश्न, सबसे पहले उसको देखते हैं। कहता है दो व्यक्ति पी और क्यू एक व्यवसाय प्रारंभ करते हैं। दो व्यक्ति है मेरे भाई यहाँ पे, पी और क्यू दोनों मिलकर एक व्यवसाय को यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। अब कहता है कि पी क्यू की तुलना में 14,000 अधिक लगाता है। यहाँ पे जो पी है मेरे भाई क्यू की तुलना में 14,000 अधिक लगा रहा है। उसके बाद कहता है किंतु पी 8 महीने के लिए निवेश किया। पी ने कितने महीने के लिए निवेश किया, 8 महीने के लिए। क्यू ने 10 महीने के लिए, क्यू यहाँ पे 10 महीने के लिए। यदि 2,000 के कुल लाभ में पी का हिस्सा क्यू के हिस्से से 400 रुपए अधिक है तो पी द्वारा लगाई गई पूंजी कितनी है। ऑप्शन है 30,000, 26,000, 24,000 और 20,000। बहुत इजी है। पहला तरीका आप लोग बेसिक से जानेंगे, फिर बाई ऑप्शन से देखते हैं। देखिए पहला व्यक्ति कौन है मेरे भाई, पी, और दूसरा यहाँ पे क्यू। ठीक है, पी जो है क्यू से 14,000 रुपए अधिक लगाता है। हमने कहा क्यू को दे दो अगर आप एक्स, तो पी का कितना हो जाएगा, एक्स प्लस 14,000। 1000 को हमने यहाँ पे के ले लिया। यहां तक क्लियर है। अब आगे देखो मेरे भाई, कहता है कि पी ने 8 महीने के लिए निवेश किया। पी का जो यहाँ पे टाइम है वो 8 महीने के लिए है। उसी तरीके से क्यू ने यहाँ पे 10 महीने के लिए, ये रेशियो में है यहाँ पे 10। अब देखो मेरे भाई ये क्या था, उसका शेयर था, और ये कितना है, उसका टाइम है। तो शेयर को अगर टाइम के साथ मल्टीपल करते हैं तो किसकी रेशियो आता है, प्रॉफिट का रेशियो आता है। और सबसे बड़ी बात है इस प्रश्न में इसने हिंट दे दिया कि इसका जो यहाँ पे कुल लाभ है, कुल प्रॉफिट जो हुआ है वो 2,000 रुपए हुआ तो है, पर पी का जो हिस्सा है क्यू के हिस्से से 400 अधिक है। अब 2,000 रुपए लाभ हुआ है, दो व्यक्ति है, एक व्यक्ति 400 रुपए अधिक ले रहा है, एक व्यक्ति यहाँ पे 400 रुपए अधिक ले रहा है। यानी क्या मेरे भाई, अगर पी यहाँ पे 1200 ले रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे क्यू कितना ले रहा है, 800 ले रहा है, 400 अधिक है। यहां तक क्लियर है। 400 क्या है, पी का अधिक है। अब देखिए हम बताएं कि शेयर और टाइम के साथ जब मल्टीपल करेंगे तो हमारा क्या निकल के आता है, प्रॉफिट का रेशियो। तो इसे हम पहले रेशियो फॉर्म में कर लेते हैं। यहां से 0 से 0 कैंसिल, अब ये चला गया आपका 3 से और ये 2 से। तो इसका जो प्रॉफिट का रेशियो आया 3:2। ठीक है, अब इसे मल्टीपल कर लेते हैं हम लोग। यहां से मल्टीपल जब करेंगे तो आ जाएगा 8x प्लस 14 × 112, के है तो के, ठीक है, बटे में इसका वैल्यू 10x। यहां तक क्लियर है, बराबर 3/2। अब देखिए 2 के टेबल से ये चला गया 5, उसी तरीके से 5 का मल्टीपल हो जाएगा तो इधर आ जाएगा 15x, बराबर ये कितना हो गया, 8x प्लस 112 के। ठीक है, 15x में 8x हमारा यहाँ पे माइनस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 7x इक्वल टू 112 के। यहाँ से 7 के टेबल से चला गया 16 बार में, तो हमारा x का वैल्यू क्या निकल के आ गया, x का जो वैल्यू निकल के आ गया 16 के। और प्रश्न में कहा गया था मेरे भाई यहाँ पे कि दोनों का जो पूरा शेयर था वो यहाँ पे 14,000 अधिक था। किसका, पी का वैल्यू पूछा गया है, पी द्वारा पूंजी कितना है, पी द्वारा पूंजी कितना है। तो हम लोग पी निकाल रहे हैं, तो पी का यहाँ पे क्या हो जाएगा, 16 के प्लस 14 के अधिक था। ठीक है, तो उस हिसाब से यहाँ पे क्या हो जाएगा, 30 के। ऑप्शन नंबर हमारा ए हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, किसी को दिक्कत। अब देखिए
इसी तरीके से और भी प्रश्न पूछे गए, काफी इजी है। देखिए ये देखो मेरे भाई, ये हमारा यहाँ पे परसेंटेज से उठाया गया है, इनकम बेस्ड के ऊपर प्रश्न है। एसएससी का ये फेवरेट क्वेश्चन रहता है। और सबसे बड़ी बात है, अगर जो भी हमारे दोस्त यहाँ पे प्रीलिम्स के पेपर के प्रीवियस ईयर देख के गए होंगे तो ये प्रश्न एज इट इज सेम पूछा गया है। काफी मित्र तो ऐसे थे कि आंसर देखते ही इसे मार ले गए। अब देखिए कहता है पी का वेतन क्यू के वेतन से 20% कम है। पी का जो वेतन है यहाँ पे क्यू के वेतन से 20% कम है, जो आर के वेतन से 20% कम है। अब देखो मेरे भाई यहाँ पे तीन चीजें हैं, पहला पी, फिर से क्यू और आर। अब देखो यहाँ पे कहता है जो क्यू है जो आर के वेतन से 20% कम है। हम कह रहे हैं अगर आर को यहाँ पे 100 रख दिया तो क्यू की वैल्यू कितना आ जाएगा मेरे भाई, 80। ठीक है। फिर कहता है पी का वेतन क्यू के वेतन से 20% कम है, तो पी का वेतन क्यू के वेतन से 20% कम है, तो 80 का 20% क्या हो जाएगा मेरे भाई, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, तो 80 में से 16 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 64। कितना आ गया मेरे भाई यहाँ पे 64। अब आगे क्या कहता है कि पी के वेतन, आर का वेतन पी के वेतन से कितने प्रतिशत अधिक है। आर का वेतन पी के वेतन से कितने प्रतिशत अधिक है। आर का वेतन कितना है यहाँ पे मेरे भाई, तो आप कहेंगे 100। कितना है 100। आर का वेतन यहाँ पे 100 है और पी का वेतन यहाँ पे 64 है, तो कितना अधिक है 36। किसके ऊपर, पी के ऊपर। पी का कितना वैल्यू है 64 और इनटू में 100। अब ये देखो 4 से चला गया 9, ये 4 से चला गया 16, यानी 900 अपॉन में 16 डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 के टेबल से कटेगा तो ये हो जाएगा 25। तो 25 नमा 225 बटे में 4, 25 नमा 225 बटे में 4, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब ये चला गया आपका 5 से 6 इंटू 2 5, कितना परसेंट आ गया मेरे भाई, 56.25%। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इसी तरीके से आगे प्रश्न है, इसे आप लोग देखिए। देखो मेरे भाई प्रश्न नंबर 17 क्या कहता है, एक संख्या को 4 से गुना करने के बदले गलती से 4 से विभाजित किया गया। अब यहां देखो मेरे भाई, एक स्टूडेंट है, हमने कहा कि 4 से मल्टीपल करो, कोई भी नंबर में 4 से मल्टीपल करो, तो उसने क्या कर दिया, 4 से मल्टीपल के जगह पे 4 से डिवाइड कर दिया। तो पूछा कि इन दोनों में जो परिणाम आया, जो तुम्हारा परिणाम आया, जो हमने दिया था, उस परिणाम से कितना परसेंट चेंजिंग हुआ है, ये यहाँ पे पूछा गया। पेन का थोड़ा वो हो गया इशू, ठीक है। तो परिणाम जो है ये हमारा कितना परसेंट चेंज हुआ है, ऐसे देख लेते हैं। नंबर हमने लिया 100, अब 4 से मल्टीपल करना था, 4 से मल्टीपल करेंगे मेरे भाई तो कितना हो जाएगा 400। किसी को कोई दिक्कत, 400। लेकिन उस बच्चे ने क्या कर दिया, 4 से मल्टीपल नहीं करने के बजाय 4 से डिवाइड कर दिया। तो 100 में जब 4 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा मेरे भाई 25। अब देखिए उसका एक्चुअल में जो आंसर आना चाहिए था वो 400 आना चाहिए था, लेकिन कितना आ गया 25 आ गया। प्रश्न हमसे पूछ रहा है कि प्रतिशत में अंतर कितना है। काफी मेरे ऐसे मित्र थे कि आप देख सकते हैं कि 25% मार के निकल गए, क्योंकि उसको लगा कि 100 का 1/4 कितना हो गया 25, तो 25% लगा के निकल लो। भाई जब तक प्रश्न को पूरी तरीके से पढ़ोगे नहीं तो चीजें समझ में कैसे आएगा, ठीक है। तो उसी तरीके से अब 400 और लाया उसने 25, तो कितना का डिफरेंस हो गया 375 का। 375 का एक्चुअल में वैल्यू था उसका 400, तो 400 के ऊपर और प्रतिशत में बदलने के लिए हम लोग 100 का मल्टीपल, ठीक है मेरे भाई। अब देखिए यहाँ से 0 से 0 कैंसिल, 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 नाम 36, 4 तिया 12, 93 दशमलव समथिंग आ रहा है। ऑप्शन नंबर डी हमारा है 93.75%। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। किसी को कोई दिक्कत, देखिए इसी तरीके से आगे देखते हैं। ये प्रश्न देखिए, एक परीक्षा में 80% छात्र अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए,
70% छात्र हिंदी में उत्तीर्ण हुए, 15% छात्र दोनों विषयों में क्या हो गए, यहाँ पे अनुउत्तीर्ण हुए। अनुउत्तीर्ण का क्या मतलब है मेरे भाई, फेल हो गए। उत्तीर्ण का मतलब पास। तो ऐसे छात्रों की प्रतिशतता कितनी है जो केवल एक विषय में अनुत्तीर्ण हुए। ऐसे छात्रों की प्रतिशतता कितनी है जो केवल एक विषय में पास हुए। अब यहाँ पे देखो मेरे भाई, दो सब्जेक्ट है, एक इंग्लिश में इसने 80% क्या है यहाँ पे पास हो गया। उसके बाद दूसरा सब्जेक्ट है हमारा यहाँ पे हिंदी। हिंदी में कितना है मेरे भाई, 70% यहाँ पे पास है। अगर हम वेन डायग्राम से बनाते हैं तो ये भी चीजें काफी इजी हो जाता है। यहाँ पे हमने ले लिया इंग्लिश और यहाँ पे हिंदी। अब यहाँ पे जो बीच वाला दोनों का कॉमन है, ये हमारा यहाँ पे पास प्लस फेल का दोनों का पता चलेगा। अब यहाँ पे कहता है कि 15% छात्र दोनों विषयों में क्या हो गए, अनुत्तीर्ण हो गए। 15% छात्र दोनों विषयों में यहाँ पे फेल हो गया। तो हमने कहा यहाँ पर अगर आप फेल का रख रहे हो तो दोनों में भी फेल का रखो। तो 80% छात्र किसमें पास हो रहा था, इंग्लिश में। तो बताओ कि फेल जो है ये 15 हो रहा है, फेल यहाँ पे 15 हो रहा है। तो उसी तरीके से देखें 70% यहाँ पे क्या हो रहा है, हिंदी में पास हो जा रहा है, हिंदी में पास हो जा रहा है। तो 85% क्या हो जाएगा मेरे भाई, दोनों विषयों में फेल हो रहा था तो 85% यहाँ पे क्या हो जाएगा, पास का रेशियो हो जाएगा। 85% यहाँ पे पास का रेशियो हो जाएगा। यानी कि इंग्लिश में देखो 80% पास है तो फेल का रेशियो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5। 80% पास है और 85 यहाँ पे फेल का है तो 5 हो जाएगा। उसी तरीके से हिंदी में यहाँ कितना हो जाएगा, 15। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक। आगे पूछता है कि जो केवल एक विषयों में फेल हो, एक विषयों में, एक विषय यहाँ पे हिंदी है, एक विषय यहाँ पे इंग्लिश है, तो टोटल मिला के कितने हो गए, 20%। 20% यहाँ पे क्या हो गए मेरे भाई, फेल का आंसर। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। कोई दिक्कत। उसी तरीके से आगे देखिए, ये देखिए मेरे भाई, रेलवे का प्रश्न पूछा गया, बिल्कुल हलवा, जिस तरह हलवा खाते हैं बिना दांत वाले लोग, उसी तरीके से ये प्रश्न ऐसा है कि रेलवे का अगर कोई बेसिक भी क्लास चलता है मेरे भाई तो सबसे पहले नंबर सिस्टम में उसे यही बताया जाता है। अब देखो ये कहता है कि 1000 लीटर बराबर है 1 मीटर क्यूब के, दूसरा कहता है 1 मेट्रिक टन बराबर है 1000 केजी के, और 1 हेक्टेयर के बराबर है 10,000 मीटर स्क्वायर के। तो यहाँ पे मेरे भाई तीनों का तीनों सही है, तीनों का तीनों सही है। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। ये देखो मेरे भाई, नंबर सिस्टम का बहुत ही बेस्ट बेहतरीन प्रश्न माना जाता है, बहुत ही सुंदर सा प्रश्न पूछा गया था। यहाँ पे दिया है 222 के पावर 333, 333 के पावर 222 निम्नलिखित संख्याओं में से किन से भाज्य है, किन से भाज्य है। ऑप्शन दिया है 2 और 3 से किंतु 37 से नहीं। ऑप्शन बी है 3 और 7 से किंतु 2 से नहीं। चलिए हम लोग इसे देखते हैं। अब देखो मेरे भाई 222 यहाँ पे क्या है, आप कहेंगे इवन नंबर। 222 यहाँ पे क्या है, इवन नंबर है। 222 यहाँ पे इवन नंबर है, और इवन नंबर के पावर ऑड यानी सम संख्या के पावर क्या है यहाँ पे, विषम। अब जैसे कोई सम संख्या हमने ले लिया 2, अब इसके पावर ले लिया 3, तो 2 का क्यूब 8। यानी मेरे भाई कि अगर कोई भी सम संख्या के ऊपर विषम संख्या हो पावर के रूप में तो वो हमेशा सम देगा। क्या देगा यहाँ पे, सम देगा। प्लस 333 यहाँ पे क्या है, ऑड नंबर, विषम संख्या। विषम संख्या के पावर कोई भी सम संख्या हो तो उसका वैल्यू क्या देगा हमको, सम था इवन। विषम संख्या जैसे कोई ले लिया हमने 3, अब 3 के पावर यहाँ पे 2 कर दिया तो 3 का स्क्वायर 9, ये क्या यहाँ पे विषम। तो सम प्लस विषम, सम प्लस विषम। अब सम और विषम को जब भी ऐड करेंगे तो क्या देता है हमको, विषम। अब जैसे ले लिया मैंने 2 अब प्लस 3 कितना आता है 5, 2 प्लस 3 यहाँ पे 5। तो सम और विषम को जब भी ऐड करेंगे यहाँ पे विषम देता है। अब देखो मेरे भाई, कोई भी संख्या जब विषम हो तो सिंपल सी बात है वह 2 से डिविजिबल तो बिल्कुल नहीं होगा, 2 से डिविजिबल तो नहीं होगा। तो पहला ऑप्शन कहता है कि 2 और 3 से किंतु 37 से नहीं। तो 2 जहां जहां दिख रहा है वो तो हमारा खत्म हो गया। अब 2 तो इसमें भी दिख रहा है, लेकिन क्या रहा है कि 3 और 37 से, तो
तो 3 और 37 से भाज्य है किंतु 2 से नहीं, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। एक सम संख्या था, पावर विषम है तो सम ही मिलेगा। दूसरा विषम संख्या है, पावर सम है तो क्या मिलेगा, विषम मिलेगा। तो सम प्लस विषम हमेशा विषम होता है, तो विषम होता है तो 2 से भाग यहाँ पे नहीं लगेगा, तो 2 से भाग नहीं लगेगा मेरे भाई। तो जहां जहां 2 दिख रहा था तो 2 हमारा यहाँ से कैंसिल हो गया। अब 3 और 37 से भाग लगेगा किंतु 2 से नहीं। ऑप्शन नंबर बी मार के निकल लेंगे। आगे देखिए, कहता है कि शहद में कितने प्रतिशत जल मिलाया जाए ताकि इस मिश्रण को शहद के लागत मूल्य पर बिक्री करने पर 20% का लाभ हो। कितने का लाभ हो मेरे भाई, 20% का लाभ हो। अब देखिए, अब 20% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है मेरे भाई, तो आप कहेंगे 1/5, 1/5, यानी क्या 5 हमारा क्या है, सीपी है, कॉस्ट प्राइस है। लेकिन इसने जो कहा है कि हमारा यहाँ पे एसपी भी जो है, एसपी जो है वो भी हमारा सीपी के ही ऊपर है, वो भी हमारा सीपी के ऊपर है। यानी एक जो है हमारा भाई, यही हमारा जो मिलाया गया है यही हमारा जल है। क्या है, जल है। तो एक जल मिलाया गया 5 के ऊपर, प्रतिशत में बदलने के लिए 100 का मल्टीपल, तो इस हिसाब से यहाँ पे कितना आ गया, 20%। कितना आ गया, 20%। सिंपल सा ले लो मेरे भाई, हमने कहा कि 100 रुपए का शहद है, 100 रुपए का शहद है और 100 रुपए में ही बेचना है, तो इसमें कितना पानी मिलाएंगे जो कि 20% का लाभ हो। आप कहेंगे 20 मिलाएंगे, क्योंकि 20 ये तो अपने आप में 100% है ही। जल मिलाएंगे तो यही तो 20 मिलाएंगे ताकि 20% का हमें लाभ हो। यहाँ जो लाभ है मेरे भाई वही जल है। ठीक है, तो सिंपल सा अगर ये बेसिक करके जाते तो प्रश्न में इतना भी नहीं करना पड़ता, सीधा सीधा 20 मार के निकल लेते। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से देखते हैं आगे। आगे पूछा गया था 30 के पावर 30 के मान में शून्यों से पहले सबसे दाहिना अंक कौन सा है, 10 डिजिट के प्लेस पे पूछा गया है। यानी कि दहाई अंक क्या है, जैसे यूनिट डिजिट पढ़ते हैं इकाई अंक, उसी तरीके से पूछा गया है कि दहाई अंक क्या होगा। देखो मेरे भाई 30 के पावर 30 है, कितना है, 30 के पावर 30 है। 30 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 3 गुने में 10 और इसके पावर 30। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 3 के पावर 30 इंटू 10 के पावर 30। अब देखो मेरे भाई 10 से जब ये लगातार मल्टीपल होते चलेगा तो यूनिट डिजिट ये हमारा हमेशा 0 देगा, और यूनिट डिजिट यहाँ हमको मतलब नहीं चाहिए। क्या चाहिए, दहाई अंक। दहाई अंक पे कौन सा अंक आएगा, तो हम लोग इसे अब लोग छोड़ देंगे। ठीक है, अब इसे काम करेंगे क्योंकि जो 10 डिजिट प्लेस आएगा वो यही निकलने वाला। तो 3 के पावर 30, अब इसमें हम लोग साइक्लिसिटी लगाएंगे 4 का। 4 का जब साइक्लिसिटी लगाएंगे तो कितना रिमाइंडर बचेगा, 2। तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, और इन सारी संख्या से अगर मल्टीपल होता तो कहीं ना कहीं 0 मिलता। तो पूछा है दहाई अंक, तो दहाई अंक जो हमारा यहाँ पे नंबर देने वाला था वो हमारा यहाँ पे 9 देने वाला था। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाता। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाता। ठीक है मेरे भाई, उसी तरीके से देखिए आगे क्या पूछा गया है। कहता है 421 और 427 को जब एक ही संख्या से विभाजित किया जाता है, 427 को जब एक ही संख्या से विभाजित किया जाता है तो समान शेषफल 1 आता है। भाजक के रूप में कितनी संख्याओं का उपयोग किया जा सकता है ताकि शेषफल 1 ही आए। यहाँ पे 2 नंबर दिया गया है मेरे भाई, एक 421 दूसरा 427। कहता है कि जब एक ही संख्या 1 हो उसी से दोनों में भाग दिया जाए तो शेषफल हमेशा 1 आता हो। तो ऐसी कितनी संख्याओं का हम उपयोग करेंगे ताकि शेषफल 1 आए। देखिए, तो सबसे पहले हम लोग 2 से करेंगे। ठीक है, 2 से हम लोग डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 आ रहा है। ठीक है, इसमें भी 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 आ रहा है। तो पहला केस यहाँ पे पॉसिबल हो गया। उसी तरीके से 3 से करते हैं, 3 से डिवाइड करेंगे इसमें तो 1 आ गया रिमाइंडर, इसमें भी 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ गया रिमाइंडर, तो दूसरा यहाँ पे 3 आ गया। 4 से करते हैं, 4 से देते हैं हम लोग तो नहीं आ रहा है, 4 से देते हैं तो इसमें भी नहीं आएगा। 5 से देख लेते हैं तो 420 खत्म, फिर 5 से 5 8 40 2, ये भी नहीं आएगा। 6 से देख लेते हैं, 6 7 42 1 और 6 7 42 फिर से 1, तो 2 3 6 कितने केस पॉसिबल है मेरे भाई, 3 केस यहाँ पे पॉसिबल है, 3 केस यहाँ पे पॉसिबल है। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, आगे देखिए। कहता है एक डिब्बे
कैन एक्स में 399 लीटर पेट्रोल है। कितना है? 399 लीटर। और एक डिब्बे वाई में 532 लीटर डीजल है। इन्हें समान आपाम साइज, मतलब सेम साइज का, ठीक है, कि बोतलों में अलग अलग भरा जाना है ताकि पेट्रोल और डीजल में से प्रत्येक पूरे भरे जाए। बोतल की क्षमता लीटर में 1 पूर्णांक है। ऐसे कितने भिन्न भिन्न बोतल आपाम संभव है? देखो यहाँ पे 399 लीटर पेट्रोल है, एक डिब्बा एक्स है, उसमें दूसरे में 532 लीटर डीजल है, वो डिब्बा है वाई। अब कहता है कोई ऐसी हमको भिन्न बताओ और ऐसे कितने पॉसिबल भी हैं जो कि हम समान चीजों में विभाजित कर सके और समान को यानी रख सकते हैं। तो क्या करते हैं हम लोग यहाँ पे, जैसे एक्स है, यहाँ पे एक्स में कितना है? 399 लीटर, ठीक है मेरे भाई। दूसरा डिब्बा यहाँ पे वाई है, इसमें है 532 लीटर, ठीक है। तो कोई भी चीजें जब समान हो, समान चाहिए, तो हम लोग क्या करते हैं, वहां से HCF निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं मेरे भाई? HCF। तो इन दोनों संख्याओं का HCF कैसे निकाल लेंगे? बड़ी वाली संख्या में से छोटी संख्या को घटा लेंगे और मल्टीपल का पता करेंगे, ठीक है। देखते हैं घटा करके। 12 में 9 गया 3, बच्चा यहाँ पे 1, 11 में 9 गया 2, 12 में 9 गया 3, फिर से 12 में 9 गया तो 3, और 4 में से गया 3 तो 1, 133। अब 133 यहाँ पे ऐसी संख्या है जो कॉमन है, दोनों में कॉमन है कि ये कम से कम चाहिए। तो इस तरीके से ऐसे कितनी बोतल संभव है ये पूछा गया है। तो 133 को हम लोग ऐसे कितने फैक्टर तोड़ सकते हैं, ये हमसे यहाँ पे बोतलों का संख्या निकल के चला आएगा। जैसे 133 को हम लोग कैसे कर सकते हैं, 1 और 133 दोनों का को फैक्टर, क्लियर है। दूसरा देख लो, 19 सते 19 के टेबल में है, यानी कि एक में 1 लीटर आएगा, दूसरे में 133, एक में 19 दूसरे में 7। तो इस तरह के दो बोतलें, अगर सेम चीज़ों को पलट दिया जाए, हम बोले 133 एक बार, फिर से 1, और एक बार 7, और एक बार 19, तो इस तरह के कितने केस पॉसिबल है मेरे भाई? 4। इस तरह के यहाँ पे 4 केस पॉसिबल है। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। आगे देखिए, कहता है योगफल s इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए जहां x, y और z में से प्रत्येक 10 से छोटी भिन्न अभाज्य संख्या है। प्रत्येक 10 से छोटी भिन्न अभाज्य संख्या है। कथन दिया है हमारा कि s का इकाई अंक 0 हो सकता है, s का इकाई अंक 9 से हो सकता है, s का इकाई अंक 5 हो सकता है। अब देखिए कौन सी संख्या है? छोटी भिन्न अभाज्य संख्या, वो भी 10 से छोटी होनी चाहिए। तो 10 से छोटी होने वाली अभाज्य संख्या कितने हैं? 2, 3, 5, 7, ठीक है। अब देखो पहला कहता है कि x प्लस वाई प्लस जेड है बराबर के s के, तो हम लोग देख लेते हैं कि बराबर में 0 आता है कि नहीं। तो 2, 3, 5 और 5 10, तो इकाई अंक 0 आ गया है, तो पहला केस यहाँ पे सही है। इकाई अंक 0 आ गया, 2, 3, 5 प्लस 5 10, इकाई अंक 0, पहला केस हमारा यहाँ पे सही है। उसी तरीके से s का इकाई अंक 9 हो सकता है, एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे तो 0 हो गया, इससे देख लेते हैं, 3 और 5 8, 8 7 15, तो यूनिट डिजिट कितना आ गया? 5, ये तो हो नहीं पाएगा। उसी तरीके से एक बार इधर उधर देख लेते हैं, 7 और 2 9, 9 5 14, तो नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे जो है दूसरा केस 9 हमारा इकाई अंक नहीं आ रहा है। तीसरे पे चलते हैं, s का इकाई अंक 5 हो सकता है, s का इकाई अंक 5 हो सकता है। अब देखिए 3 और 5 8, 8 और 7 15, तो इकाई अंक कितना आ गया? 5 हो सकता है, केस पॉसिबल है। ऑप्शन नंबर तीसरा भी हमारा यहाँ पे सही है। तो ऑप्शन 1 और तीसरा यहाँ पे सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा, ठीक है। उसी तरीके से आगे क्या पूछा गया है, ये देखो, एक निश्चित संख्यक व्यक्ति एक कार्य को 6 के दिनों में पूरा कर सकते हैं जहां के एक धन पूर्ण संख्या है। व्यक्तियों की संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए ताकि यह कार्य 5 के दिनों में पूरा किया जाए? बहुत ही इजी है, रेलवे में इस तरह से प्रश्न पूछा जाता है। देखो MDH का क्या रूल है, M1 और D1 इक्वल टू M2 और D2, ये केस आपने पढ़ा होगा। अब देखो यहाँ पे जो मैन की संख्या है पहले 6 के है,
हमने कहा M1 कुछ नहीं है तो छोड़ दो, और D1 क्या है 6K दिनों में, तो 6K इक्वल टू M2 भी कुछ नहीं है, और कहता है इस कार्य को हमको 5K में पूरा करना है, 5K में पूरा करना है। तो यहाँ से देखो मेरे भाई M1 और M2 का कितना आ गया, तो M1 कहेंगे 5 आ गया, और M2 अब कितना हो गया 6, तो 5/6, यानी क्या पहले जो था 6 था, पहले जो था 6 दिन लगता था और 5 दिन में इसको चाहिए, यानी व्यक्तियों की संख्या में उसे 1 का वृद्धि करना होगा, व्यक्तियों की संख्या में 1 का वृद्धि करना होगा। अब पहले कितना था 5, प्रतिशत में बदलने के लिए हम लोग 100 का मल्टीपल, तो इस हिसाब से यहाँ से कितना आ गया 20% उसे इंक्रीज करना होगा। 20% हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है मेरे भाई, आगे देखिए, कहता है एक्स वाई और जेड एक कार्य को व्यक्तिगत रूप से, व्यक्तिगत यानी कि अकेले 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 तीनों कर रहा है। ठीक है मेरे भाई, क्रमशः 6 घंटे, 8 घंटे और 8 घंटों में पूरा कर सकते हैं, यद्यपि एक ही समय पर प्रत्येक घंटे में केवल एक ही व्यक्ति काम कर सकता है, यानी एक घंटे में, हर एक घंटे में केवल एक ही व्यक्ति काम कर सकता है, और कोई भी व्यक्ति लगातार 2 घंटे भी काम नहीं कर सकता। ये नहीं कि पहला कर रहा है 1 घंटा तो फिर अगले घंटे हम ही करेंगे, ऐसा नहीं। उसके बाद कहता है सभी को कार्य पूरा करने में लगाया जाता है, यहाँ पे तीनों को लगाया गया कि तुम आना फिर दूसरा जाना, इस तरीके से। इस कार्य को पूरा करने में न्यूनतम समय कितना लगा। अब देखो मेरे भाई, पहला यहाँ पे व्यक्ति है एक्स, ये यहाँ पे 6 दिन ले रहा है, दूसरा व्यक्ति है यहाँ पे वाई, ये यहाँ पे 8 दिन ले रहा है, और तीसरा यहाँ पे जेड है, ये भी हमारा यहाँ पे 8 दिन ले रहा है। तो सबसे पहले हम लोग क्या जान लेंगे, टोटल वर्क कितना है, ताकि पता चल पाए कि कैपेसिटी क्या है तीनों का अलग अलग। एलसीएम ले लेंगे मेरे भाई यहाँ से 24। अब 24 काम आ गया, 6 दिन में खत्म कर रहा है तो 1 दिन में कितना करता होगा 4। 24 काम है 8 दिन में खत्म कर रहा है तो 1 दिन में कितना करता होगा 3। 24 काम है 8 दिन में खत्म कर रहा है तो 1 दिन में कितना करता होगा 3। 1 डे वर्क आ गया, यानी उसकी कैपेसिटी यहाँ पे निकल के आ गया। अब कहता है कि प्रत्येक घंटे एक एक व्यक्ति लगाता है। हम कह रहे हैं पहला व्यक्ति 4 से स्टार्ट करते हैं, इसने 1 घंटा किया, दूसरा व्यक्ति 3, ठीक है। अब 3 को नहीं ले सकते क्योंकि चीजें फिर सेम लगने लगेगा, ताकि पता चल पाएगा कि फिर ये लगातार चल रहा है, क्योंकि इसने प्रश्न में कह रखा है। तो इसी क्रम से ये 4 और 3 4 और 3 ये चलता रहेगा। तो 4 3 4 3 यानी 2 घंटे में यहाँ पे कितना वर्क हो गया, 2 घंटे में देखा जाए तो 7 वर्क हो गया। और वर्क कितना करना है मेरे भाई 24, तो इसमें 3 का मल्टीपल कर लेंगे तो यहाँ से 21 काम हो जाएगा, और इसमें भी 3 का मल्टीपल करेंगे तो 6 घंटे निकल के आएगा। तो 6 घंटे में यहाँ पे 21 काम निकल के आ गया मेरे भाई। अब काम चाहिए 24, अब तीसरा आने वाला है, ठीक है। यानी यहाँ पे जब 6 आ गया, सम संख्या आ गया, अब कौन आएगा 3 आएगा, 3 काम चाहिए, समय है इसके पास 4, यानी 6.3/4, 21 और 3 यहाँ से 24 काम हो जाएगा, और टाइम लगेगा 6.3/4। 6.3/4 समय में क्या मतलब हो गया मेरे भाई 6 घंटा 45 मिनट, 6 घंटा 45 मिनट। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। क्लियर है मेरे भाई, आगे देखिए। गुणनफल 1 का स्क्वायर 2 के पावर 4, फिर 3 के पावर 6 इंटू में 4 के पावर 8, इसी तरह से चलते गया, और 25 के पावर 50 से प्राप्त पूर्णांकों के अंत में कितने क्रमागत शून्य है। बात यहाँ पे मेरे भाई शून्य का कहा गया है। नंबर ऑफ जीरो, नंबर ऑफ जीरो कैसे निकालते हैं हम लोग, नंबर ऑफ जीरो निकलने का एक ही रीजन है कि 2 और 5 का मल्टीपल, 2 और 5 का मल्टीपल, चाहे 2 का कितना भी मल्टीपल हो, 4 6, उसमें एक 5 तो चाहिए। अब इस प्रश्न को ना मेरे भाई शॉर्ट में तो इसका अभी सोल्यूशन नहीं है मेरे पास, लेकिन इस प्रश्न को अगर कोई भी सॉल्व करे तो 3 से 4 मिनट लगेगा। ऐसे प्रश्नों को या तो एग्जाम में स्किप कर दो या फिर प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करो, ताकि इस प्रश्न को आंसर ढूंढ पाओ। कोशिश करेंगे कि अगली वाली वीडियो हो तो उसमें नंबर सिस्टम का अगर टॉपिक अगर हम डालें तो इस प्रश्न को हम शॉर्ट में आंसर ले पाए। तो इस प्रश्न का सीधा सा सीधा आंसर अभी 200 ही आया है, 200, क्योंकि इस चीज़ें को अगर हम डिटेल करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे टाइम लगने वाला है। तो इस प्रश्न का आंसर यहाँ पे हमारा 200 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, उसी तरीके से आगे देखते हैं। एक व्यक्ति ने 1 जनवरी 2023 को 1 की बचत की, 1 रुपये की बचत की,
जनवरी 2023 को उसने पूर्ववर्ती दिन यानी पहले वाले दिन की 2 रुपए अधिक बचत की। पहला दिन 1 रुपये बचाता है और दूसरा दिन यानी 2 तारीख को पहले वाले दिन से 2 रुपये अधिक, यानी क्या मेरे भाई 1 तारीख उसने 1 रुपये बचाया, 2 तारीख 2 रुपये अधिक यानी 3, और इसी तरीके से यह चलता गया। कहता है 2 रुपये की अधिक बचत की और यह क्रम आगे भी जारी रहता है। किस तारीख के अंत में उसकी कुल बचत एक पूर्ण वर्ग होने के साथ साथ एक पूर्ण घन भी है। पूर्ण वर्ग होने के साथ साथ एक पूर्ण घन भी है। अब ये देखो मेरे भाई कि पूर्ण वर्ग और पूर्ण घन एक ही डिजिट है, वो हमारा है 64। क्या है? 64। 4 का क्यूब 64, 4 चौक 16 चौक 64 और 8 का स्क्वायर 64। तो पूर्ण वर्ग भी है, पूर्ण घन भी है। तो यह जो रुपए आने वाला है किस तारीख को आएगा, हमसे ये पूछा गया है। तो हम लोग चलते हैं 3 जनवरी 5 रुपये, 4 जनवरी 7 रुपये, 2 रुपये अधिक, 2 रुपये अधिक चलते जा रहा है। उसी तरीके से 5 जनवरी जोड़ते भी चलेंगे, 5 जनवरी 9 रुपये और एक बार जोड़ लेते हैं, 3 1 4, 4 और 5 9, 9 7 16, 16 9 25, 25 अब कितना चाहिए और हमको 13, 25 तो 6 जनवरी कितना हो जाएगा 11 और 7 जनवरी 11 2 13, फिर से जोड़ लेते हैं 11 9 20, 20 और 7 27, 27 और 5 32, 32 और 3 35, 1 36, 36 और 13, 36 3 39, 10 49, यानी क्या मेरे भाई 8वां दिन जो है 8 जनवरी को इसका 64 रुपये पूर जाएगा। तो 8 जनवरी यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा 8 जनवरी 2023 को। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। आगे देखो मेरे भाई, ये भाज्य की प्रश्न है, इसे आप लोग सॉल्व करें। पानी पी लेते हैं और देखो क्वेश्चन नंबर 64 हमारा है मेरे भाई कि 32 के पावर 5 प्लस 2 के पावर 27 किससे भाज्य है, किससे भाज्य है। अब देखो 32 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 क्या है हमारा 32, 32 को हम इतना तो लिख सकते हैं 2 की पावर 5, उसके बाद पावर में 5 है तो पावर हमने 5 किया, प्लस 2 की पावर 27, 2 की पावर 27, तो इसे हम लोग कैसे लिख सकते हैं 2 की पावर 25 प्लस 2 की पावर 27। यहां से 2 की पावर 25 हम लोगों ने कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4, यानी क्या मेरे भाई 2 की पावर 25 इंटू में 4 और 1 कितना हो जाएगा 5, तो 2 पंचे 10, यानी यह हमारा 10 से डिविजिबल है। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। आगे देखिए, मान लीजिए P और Q धन पूर्णांक है। क्या है? धन पूर्णांक है, यानी नेचुरल नंबर है। P बड़ा है Q से, सॉरी P छोटा है Q से और P प्लस Q बराबर है K को संतुष्ट करता है। K का वह लघुत्तम मान क्या है जो P और Q को अद्वितीय निर्धारित करता है। अद्वितीय यानी क्या, दूसरा चीजें निर्धारित करता है। अब जैसे कि P प्लस Q बराबर किसके है K का। अब अगर हम ऑप्शन से चलते हैं, पहला ऑप्शन अगर हम रखते हैं 1 + 2 और P यहाँ पे छोटा है, P हमारा यहाँ पे छोटा है, तो 1 + 2 3 हमारा मिल जाएगा। तो दूसरा केस यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। ठीक है, दूसरा केस यहाँ पे पॉसिबल बिल्कुल नहीं है। आगे देखते हैं 4 में। 4 में हम लोगों ने रखा 1 + 3, ये भी हमारा 4 हो गया। और 4 को दूसरे तरीके से हम लोग नहीं लिख सकते हैं, तो इसमें भी दूसरा केस हमारा यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। 5 को लेते हैं तो 1 + 4 5 हो जाएगा और 2 + 3 हमारा यहाँ पे 5 हो जाएगा। इसमें 2 केस पॉसिबल है। ऑप्शन नंबर 5 हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 5 हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से आगे देखते हैं। इसमें देखो मेरे भाई 260 पृष्ठों की पुस्तक को 260 पृष्ठों की एक पुस्तक को संख्याकित करने के लिए प्रयुक्त होने वाले अंक 5 की संख्या, 5 की संख्या यानी यूनिट डिजिट जो 5 है हमारा, यह हमारा कितना होगा। 260 पेज का किताब है मेरे भाई, 260 पेज का यहाँ पे
किताब है उसमें से पूछता है कि 5 जो अंक है वो हमारा इस पेज में कितनी बार आया है, 5 हमारा यहाँ पे कितनी बार आया है। अब देखो मेरे भाई, कोई भी नंबर हो 1 से लेके 100 तक में कितनी बार आता है, 20 बार। 1 से लेके 100 तक में कोई भी डिजिट की जो नंबर होता है वो हमारा 20 होता है। उसी तरीके से 1 से लेके 100 तक में 20 आ गया, तो 100 से 200 के बीच, 100 से 200 के बीच भी कितना आया होगा, 20। अब नंबर है कितना, 60। नंबर कितना है मेरे भाई, 60। तो 60 है, अब 60 निकाल, यानी कि 260 है। 200 से आगे कितना गया होगा, 205, 215, 225, 235। इसी तरीके से यहाँ पे यह 16 नंबर आता है। कितने नंबर, 16 नंबर आता है। तो 20 + 20 40 और 16 56, 56 हमारा यहाँ पे टोटल नंबर आने वाला है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। आगे देखिए, कहता है एक व्यक्ति 3330 में 3 वस्तुएं P, Q और R खरीदता है। यदि P की कीमत R से 25% अधिक है और R की कीमत Q से 20% अधिक है, तो P की कीमत क्या है। यहाँ पे देखो मेरे भाई, 3 वस्तुएं हैं P, Q और R। इसकी जो कीमत है 3330 रुपए, ठीक है, ये इसकी कीमत है 3 वस्तुएं। इसमें से कहता है P का जो कीमत है वो हमारा यहाँ पे R के कीमत से 25% अधिक है। यानी क्या, जो चीज 4 था वो 1 अधिक है, यानी 5। P का जो कीमत है वो R से कितना अधिक है, 25%। तो रेशियो में करेंगे, जो चीजें 4 था 1 का बढ़ोतरी हो गया यहाँ पे 5। उसी तरीके से R की कीमत है वो Q से 20% अधिक है। R का जो कीमत है मेरे भाई वो Q से 20% अधिक है। 20% फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, यानी Q 5 रहा होगा तो R कितना हो गया, 6। तो R हो गया 6 और Q हमारा 5। दोनों जगह पे क्या कॉमन है मेरे भाई, R कॉमन है। तो R को बराबर कर लेंगे, तो यहाँ पे कितने का मल्टीपल हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग कर लेंगे 3 और यहाँ पे कर लेंगे हम लोग 2 का मल्टीपल, 2 का, ताकि चीजें जो R की वैल्यू है वो हमारा बराबर हो जाए। तो 5 थी, अब हम लोग लिख लेते हैं P, Q और R। तो P का वैल्यू कितना आ गया, 5 दिया 15। उसी तरीके से Q को देख लेते हैं, 5, 5 दूनी 10 और यहाँ से R का कितना आ गया, 12। तो 15, 10 और 12 ये रेशियो में यहाँ पे आ गया। अब इसे ऐड कर लेते हैं, तो कितना हो गया, 2 और 5 7 और 3 37। 37 का वैल्यू यहाँ पे आ गया मेरे भाई 3330। ये चीजें हमसे दे रखा था 3330। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा, 37 से कोई भी नंबर को जब डिवाइड करते हैं तो सेम डिजिट मिलता है। ये बहुत बड़ी चीज की बात है। तो यहाँ से कितना आ गया, 111। 111, ठीक है। 111 चाहिए किसका, तो P की कीमत क्या है। तो P का रेशियो क्या है मेरे भाई, यहाँ पे 15। P का रेशियो 15 है। 15 के साथ मल्टीपल करेंगे, यानी 15 इंटू में 111, तो हम लोग मल्टीपल करते हैं, क्या आता है 1350। 1350 हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। देखिए अनुक्रम, यहाँ पे एक सीरीज का प्रश्न पूछा गया है। देखिए इस प्रश्न में कुछ भी नहीं था, 1 है, उसके बाद 1 2, फिर 1 2 3। क्रम को जो है कि सीक्वेंस में नहीं रखा, इधर उधर करके बैठाया गया है, ताकि यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज कर पाए। 1 है, फिर 1 2 है, 1 2 3 है, 1 2 3 4 है, ठीक है, फिर 1 2 3 4 5 है। इसी तरीके से पूछा गया है प्रथम 28 पदों का योगफल क्या होगा। इसी तरीके से 28 पद चला है। तो पहली बार 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, इस तरीके से 28 आनी चाहिए, ठीक है। तो देख लेते हैं उसका योगफल कैसे निकलेगा, ये देखते हैं। तो यहाँ से एक का योगफल 1, 1 2 का कितना हो गया 3, फिर यहाँ से देख लेते हैं 3 1 4 और 2 6, फिर यहाँ से देख लेते हैं 1 2 3 4, तो 3 और 2 5 4 9 1 10, ठीक है। तो यहाँ से देखो कैसे बढ़ रहा है, 2 बढ़ा, 3 बढ़ा, 4 बढ़ा, तो फिर 5 बढ़ा होगा, फिर
6 बड़ा होगा तो 15 6 21, फिर 7 बड़ा होगा तो 28। ठीक है, तो 28 तक जाना था। इसमें देखो 1 नंबर 2 3 नंबर हो गया, तो इस तरीके से हम लोग 28 तक चलेंगे तो यहाँ पे हम लोग 28 पदों का योगफल निकाल पाएंगे, 28 टर्म तक चलेंगे। क्योंकि देखो काउंटिंग करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, कितना 15, यानी और हमें चलना है ताकि 28 तक। तो हम लोग यहाँ तक चलेंगे तो 28 तक मिल जाएगा। इन सभी को ऐड करेंगे यहाँ पे तो हमारा 84 अब क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल इजी था। इसी तरीके से आगे देखते हैं। इस प्रश्न को देखते हैं मेरे भाई, क्या कहता है, यदि 2 अंकीय संख्याओं ए बी और सी डी का योगफल, ए बी और सी डी का योगफल 3 अंकीय संख्या 1CE है, जहां अक्षर ए बी सी डी ई भिन्न अंकों का द्योतित करते हैं तो ए का मान क्या है। अब यहाँ पे 4 डिजिट है ए बी सी और डी, लेकिन ए और बी और सी और डी का जो योगफल है वो हमारा 3 अंकों का संख्या है। ए बी प्लस क्या है, सी और डी, क्या मिलता है 1C और E। यानी क्या दोस्तों, यहां पे आप देख पा रहे होंगे, यहां पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि C जो है, C में कौन सी संख्या जोड़ रहे हैं ताकि C ही मिल रहा है। C में ऐसी कौन सी संख्या जोड़ेंगे ताकि C ही मिलेगा। यानी क्या, कहीं ना कहीं C का वैल्यू अगर 0 रहा होगा तब जाके C मिलेगा, कहीं ना कहीं C का वैल्यू अगर 0 रहा होगा तब मिलेगा। लेकिन पहले नहीं रख सकते क्योंकि इसने कहा है कि 2 अंकीय संख्याएं हैं। कौन, कितने का, 2 अंक, यहाँ पे 2 अंक। अगर यहाँ पे हम लोग 0 रखते हैं, ए का वैल्यू अगर 0 रखते हैं तो ये 2 अंकों की संख्या नहीं बनता है। तो इस तरीके से यहाँ पे क्या पुट रखा जाए, पुट क्या किया जाए कि जो यहाँ पे सी का वैल्यू हमें सेम मिले। तो हम कह रहे हैं मेरे भाई यहाँ पे 9 रखो, कितना 9 इसलिए रखो कि अगर बी में कुछ भी संख्या पुट करते हैं, कुछ ना कुछ अगर कैरी आता है तो वो 9 के साथ जब प्लस हो जाएगा तो ए का वैल्यू 9 1 10, यानी यहाँ पे 0 मिलेगा और सी यहाँ पे एज इट इज निकल के चला आएगा। ए का वैल्यू अगर 9 रखते हैं, बी प्लस डी में कुछ भी कैरी 1 आता है, 1 आता है, अगर वैसी संख्या हम लोग रखेंगे कैरी 1 आए तब जाके सी का वैल्यू सी बिल्कुल सेम मिल सकेगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रथम 7 धन पूर्ण संख्याओं के समुच्चय में से तीन संख्याएं x y z इस प्रकार चुनी जाती है कि x बड़ा है 2y से, तो ये बड़ा है 3z से। इस प्रकार के कितने भिन्न त्रिक, कितने ट्रिपलेट संभव है। यहाँ पे ट्रिपलेट पूछा गया है। ठीक है, देखिए x ग्रेटर देन किसके है, 2y ग्रेटर देन 3z, ये हमारा इक्वेशन है। अब कहता है कि प्रथम 7 धन पूर्णांक, यानी 7 ऐसी संख्या लो प्रथम शुरुआत के जो कि इस ये जो हमारा इक्वेशन है ये हमारा यहाँ पे सॉल्व हो जाए। ठीक है, अब देखिए तो 7 से कहा जा रहा है तो हम पहली संख्या 7 ही ले रहे हैं ताकि यहाँ से चीजें हमारा आसान हो जाए। पहली 7 ले लेंगे। ठीक है, तो पहला 7 ले लिया, यहाँ से हम लोग लेते हैं y की जगह 1 लेते हैं तो कितना हो जाएगा 2, लेकिन 3 के बाद फिर बड़ा नहीं हो जाएगा। इसे 6 बनाने के लिए क्या करना होगा, y की जगह 3 ले लेते हैं तो ये 6 हो जाएगा, और 6 हो गया। इसे 5 नहीं बना सकते, 4 भी नहीं बना सकते, 3 का 3 ही रख सकते हैं, तो z की जगह 1 रख सकते हैं। यानी क्या दोस्तों, हमने x की जगह 7 लिया पहला, दूसरा y की जगह हमने 3 लिया तब 6 हो गया, और z की जगह 1 लिया। तो एक केस यहाँ से पॉसिबल है, एक केस यहाँ से पॉसिबल है। आगे देखते हैं, एक बार और 7 लेते हैं। ठीक है, एक बार और हमने 7 लिया। अब हमने कहा कि यहाँ पे 4 बनाओ, 4 बनाने के लिए मुझे y के जगह पे 2 रखना पड़ेगा तो ये यहाँ पे 4 हो जाएगा ग्रेटर देन। अब इससे बड़ा होने के लिए z को 3 ही रखना होगा, यानी दूसरा केस क्या निकल के आएगा, 7 और 2 फिर 1, ये दूसरा केस हो गया। तीसरा हम कहें कि अगर हम x के जगह पे 6 रख रहे हैं, x के जगह पे 6 रख रहे हैं, क्योंकि प्रथम 7 कहा था तो हमने वहां से ही उसे लेते चले आएंगे ताकि चीजें आसान हो जाए। 6 लिया, अब इसे हम लोग 5 नहीं बना सकते। ठीक है, 4 बना सकते हैं तो y की जगह 2 हो जाएगा। ठीक है,
उसके बाद इसे हम लोग 3 के अलावा कुछ बना ही नहीं सकते, तो z का वैल्यू 1 ही हो जाएगा। तो यानी दूसरा केस जो निकल के आएगा हमारे पास, दूसरा केस यहाँ से क्या निकल के आ रहा है, x को हमने यहाँ पे 6 लिया और y को 2 और z को 1, तो यहाँ से 3 केस निकल के आया। आगे भी देखते हैं, अगर निकल गए तो अच्छा है। देखिए हमने यहाँ से 5 लिया, ठीक है, 4 बनाने के लिए फिर से y की वैल्यू 2 और 3 बनाने के लिए फिर से 3, तो एक केस और पॉसिबल है, 5, 2 और 1। अब अगर हम लोग 4 लेते हैं तो 4 ये हमारा बराबर हो जाएगा, ठीक है, 4 क्या हो जाएगा, ये 2y के बराबर हो जाएगा। तो यानी एक केस 2 और 2 यहाँ 4, तो इस तरीके से 4 ट्रिपलेट बनाना संभव है, 4 ट्रिपलेट बनाना संभव है। आप इस तरीके से देख सकते हैं, ठीक है मेरे भाई। आगे चलते हैं। देखिए 4 संतरे, 6 आम और 8 सेबों की कुल कीमत 1 संतरा, 2 आम, 5 सेबों की कुल कीमत की 2 गुनी है। क्या क्या कहा गया मेरे भाई, 4 यहाँ पे क्या है, ऑरेंज है, प्लस 6 यहाँ पे आम है, मैंगो, 8 यहाँ पे सेब है, प्लस 8 एप्पल। ये हमारा बराबर है किसके, 1 संतरा प्लस 5 सेब प्लस और 2 मैंगो, ठीक है, ये इसके बराबर है। अब कहता है इस कथनों पर विचार करें, 3 संतरे, 5 आम, 9 सेबों की कुल कीमत 4 संतरे, 6 आम और 8 सेबों की कुल कीमत के बराबर है, ये हमसे पूछा गया है, ठीक है। देख लेते हैं, तो यहाँ पे कितने संतरे हैं, 4 और यहाँ पे 1, इसको इधर बुला लेते हैं, कितना हो गया, 3 संतरे हो गया, प्लस यहाँ पे है हमारा 6 मैंगो और यहाँ पे 2, इधर बुला लो तो माइनस में आ जाएगा 4, क्लियर। यहाँ पे 8 एप्पल है और यहाँ पे कितना है, 5 है, इसको भी इधर बुला लेंगे, कितना हो जाएगा यहाँ पे 3। सॉरी एक चीज मिस्टेक हो गया, यहाँ पे जो कहा गया मेरे भाई कि इसका 2 गुना है, तो हम लोगों ने 2 गुना तो लिया ही नहीं है, ठीक है। तो बोर्ड के किसी कारण के बस से अभी मुझे इसमें उतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं है मेरे भाई, तो इस वजह से वो क्वेश्चन पता नहीं कहाँ इरेज हो गया। तो इसका जो आंसर होने वाला था यहाँ पे क्या था कि जो निकल के आता हमारा मैंगो प्लस संतरा, ये हमारा एप्पल के बराबर होता है, ठीक है, मैंगो प्लस संतरा ये हमारा यहाँ पे एप्पल के बराबर होगा। और इसी तरीके से दो जो यहाँ पे निष्कर्ष था, ये दोनों निष्कर्ष यहाँ पे सेटिस्फाइड होता है, दोनों निष्कर्ष यहाँ पे सेटिस्फाइड होता है। यानी प्रश्न देने के लिए दोनों को एक साथ चाहिए और दोनों यहाँ पे आंसर सही हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। आगे देखते हैं इस प्रश्न को। इस प्रश्न में है कि x और y के अद्वितीय मान क्या है, जहां x y भिन्न धन पूर्णांक है, x y यहाँ पे भिन्न धन पूर्णांक है। कथन है हमारा कि x बटे y विषम है, x इंटू वाई 12 है। पूछा गया है कि उपर्युक्त प्रश्न और कथनों के संबंध में कौन सा कथन सही है, इनमें से आंसर देने के लिए कौन सा कथन सही होगा। अब देखो मेरे भाई कि 12 कैसे मिलेगा, और यहाँ पे जो है कौन कौन बड़ा है ये नहीं दिया गया है, ठीक है। तो 12 कैसे मिलेगा, 3 और 4 से, 3 और 4 से 12 मिलेगा, 4 और 3 से, 6 और 2 से, 2 और 6 से, इस तरीके से मिलेगा। लेकिन कहता है कि x बटे वाई क्या विषम है, और जहाँ पे ये क्या है, एक धन पूर्णांक भिन्न है, ठीक है, धन पूर्णांक भिन्न है। तो इन जो आंसर मुझे चाहिए x और y के भिन्न, अलग अलग भिन्न चाहिए, क्या वह एक कथन से संभव है दे पाना, तो नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि जब तक दोनों का प्रोडक्ट नहीं मिलेगा तो हम लोग कैसे निकाल पाएंगे। तो इस प्रश्न के लिए यहाँ पे दोनों कथन देने के लिए आंसर अनिवार्य है।
तो ऑप्शन नंबर सी था हमारा यहाँ पे प्रश्न दोनों के लिए। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए ऑप्शन नंबर सी था हमारा क्वेश्चन 54 का। 55 देखते हैं। कहता है एक प्रश्न दिया गया है जिसमें दो कथन है। कहता है कि एक निश्चित धनराशि x, y और z के बीच बांटी गई है, किसे सबसे कम धनराशि प्राप्त हुआ? इसमें से कौन सा ऐसा है जो सबसे कम धनराशि प्राप्त हुआ? पहला है कि y और z को मिलकर जो धनराशि मिली है x उसका 4/5 है। x उसका 4/5 है, यानी क्या x/y प्लस z किसके बराबर है? 4/5। ये चीजें कहा गया कि x और y जब y और z जब मिलता है तो x का 4/5 है। y और z जब मिलता है तो x का 4/5 था। पहला प्रश्न। तो क्या हम लोग जो राशि है सबसे कम यहां से निकाल सकते हैं? तो बिल्कुल नहीं, एक इक्वेशन से यहाँ पे नहीं निकाल पा रहे हैं। अब कथन दूसरा लेते हैं। कहता है x और z मिलकर y को 2/7 हिस्सा प्राप्त हुआ। x और z मिलकर y को 2/7 हिस्सा प्राप्त हुआ। तो इसमें से सबसे कम किसको धनराशि मिलता है? तो कैसे पता चलेगा? तो x की वैल्यू यहाँ से कितना निकल के आया? x, y और z। x का वैल्यू यहाँ से 4 और y का वैल्यू कितना है मेरे भाई? 2। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 9 और यहाँ पर भी 9। तीनों को जोड़ने के बाद 9 होता है। 4 और 2 6 तक आ चुके हैं, यानी z का वैल्यू कितना होगा? 3। तो सबसे कम जो रेशियो है मेरे भाई वो यहाँ पे 2 का है। सबसे कम जो रेशियो है वो 2 का है, यानी y को जो है सबसे कम धन प्राप्त होगा। लेकिन प्रश्न पूछा था कि उपर्युक्त प्रश्न और कथनों के संबंध में कौन सा सही है? तो इस प्रश्न को आंसर देने के लिए दोनों कथन की आवश्यकता है, क्योंकि अकेले हम नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, तो प्रश्न ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे है कि प्रश्न का उत्तर दोनों कथनों एक साथ प्रयोग करके दिया जा सकता है, अकेले नहीं। ठीक है, आगे देखते हैं। यह प्रश्न है, एक प्रश्न दिया गया है जिसके दो कथन है। ठीक है, जिसमें P, Q, R और S एक परीक्षा में भाग लेते हैं। P ने Q से अधिक अंक प्राप्त किए। P और Q द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का योगफल R और S द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का योगफल के बराबर है। पहला कथन है मेरे भाई कि P प्लस Q ये बराबर है किसके? R और S के। R प्लस S के बराबर है। क्या इस कथन से हम लोग निकाल सकते हैं कि क्या P ने Q से अधिक अंक प्राप्त किए? तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि इस चीजें को सिर्फ इक्वेशन दे रखा है। आगे देखते हैं। कहता है P और S द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का योगफल। P और S के द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का योगफल ये हमारा क्या है? Q और R द्वारा प्राप्त किए गए अंकों के योगफल से अधिक है। ये ग्रेटर देन है Q प्लस R के। तो इसमें से बताइए क्या P ने Q से अधिक अंक प्राप्त कर सकता है? यहाँ पे देखिए चेंजिंग किसका हो रहा है? S का हो रहा है। यहाँ पे चेंजिंग किसका हो रहा है? S का हो रहा है। और यहाँ पे देखिए अधिक अंक यानी ग्रेटर देन का सिंबल बिल्कुल दे रखा है, तो ये हमेशा बराबर होगा। ठीक है, तो इसको इस प्रश्न का जो आंसर होगा देने के लिए दोनों कथन अनिवार्य है। दोनों कथन अनिवार्य है। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। दोनों कथन अनिवार्य है। आगे देखिए। कहता है P और Q में प्रत्येक की आयु 100 वर्ष से कम है। यहाँ पे दो लोग हैं मेरे भाई, पहला P और दूसरा Q। दोनों का जो एज है वो 100 साल से कम है। ठीक है, कहता है किंतु 10 वर्ष से अधिक है यदि P की आयु के अंकों का विनिमय, फिर यहाँ पे P का जो एज है इसके अंक का जो है इंटरचेंज किया जा रहा है। जैसे एक P है, दूसरा यहाँ पे Q है और 10 वर्ष से अधिक है, 100 साल से कम है। हमने कहा कि P अधिक है तो 54 ले रहे हैं, तो इसके अंकों का उल्टा कितना हो जाएगा? 45। ठीक है, पूछता है उनकी आयु का कितना अंतर होगा? उनकी आयु का, ये तो हमने चीजें को एज्यूम किया है। अब इस कथन पे देखते हैं क्या उस कथन से हम लोग आंसर निकाल पाते हैं कि नहीं। पहला कथन कहता है P की आयु Q की आयु से अधिक है। P की आयु Q की आयु से अधिक है। यहाँ पे क्या कहा था कि 10 वर्ष से अधिक है दोनों का आयु। यदि आप P की आयु के अंकों को विनिमय करते हैं तो यह संख्या Q की आयु को निरूपित करता है। जो ये चीजें हम लोग था इसको उल्टाने के बाद Q के निरूपित करता है।
तो क्या P की आयु Q की आयु से अधिक है? तो पहला कथन हमारा यहाँ पे सही बुझाया जा रहा है, पहला कथन सही बुझाया जा रहा है। कहता है उनकी आयु का योगफल उनकी आयु के अंतर का 11/6 गुना है। उनकी आयु का योगफल, इनकी आयु का योगफल 5 4 9 5 4 9 कितना आ गया 99। उनकी आयु के अंतर का, उनकी आयु का अंतर देखा जाए तो यहाँ से कितना हो गया 9, कितना हो गया 9। तो इसका क्या 11 गुना है, अंतर का 11/6 गुना है। तो इस तरीके से दोनों कथन यहाँ पे सही है, दोनों कथन हमारा यहाँ पे सही है। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। आगे देखिए, कहता है यदि एक कक्षा में औसत अंक 60 है तो कक्षा में छात्रों की संख्या कितनी है? ठीक है, अब यहाँ पे कोई क्लास है, उसका एवरेज दे रखा है मेरे भाई यहाँ पे कितना 60। ठीक है, कक्षा में अधिकतम अंक 70 है और न्यूनतम अंक 50 है, यानी यहाँ पे मैक्सिमम जो वैल्यू दे रखा है ये हमारा 70 दे रखा है और मिनिमम जो वैल्यू दे रखा है ये हमारा 50 दे रखा है। पूछता है कक्षा में अधिकतम अंक और न्यूनतम अंक को छोड़ देने से औसत में कोई अंतर नहीं आता है। क्या इस प्रश्न को अगर हम दोनों से वैल्यू करा जाए, पहला और दूसरा के साथ, तो क्या हम पता कर पाएंगे कि ये जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है यानी कि उस कक्षा में तो कितनी नंबर है, ये पता हो पाएगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैक्सिमम और मिनिमम जो यहाँ पे नंबर दिया हुआ है इससे पता नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये हमारा एवरेज में दे रखा है कि जो मैक्सिमम है वो 70 है और मिनिमम है 50 है और एवरेज यहाँ पे 60 है। तो इस हिसाब से हम उस कक्षा में कितने स्टूडेंट है ये पता नहीं कर पाएंगे। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे हो जाएगा। प्रश्न का उत्तर दोनों कथनों का एक साथ प्रयोग कर भी नहीं दिया जा सकता है। ठीक है, एक क्वेश्चन है 57, यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। 57 कहता है कि तीन भिन्न अभाज्य संख्या है, तीन भिन्न अभाज्य संख्या है जिनका योगफल भी एक अभाज्य है, जिनका योगफल भी एक अभाज्य है। अब प्रश्न कहता है कि वे तीन संख्याएं कौन सी है, वे तीन संख्याएं कौन सी है। पहला कथन है उनका योगफल 23 से कम है, उनमें से एक संख्या 5 है, ये पूछा गया है। अब देखो तीन अभाज्य संख्या हम लोग लेते हैं, ठीक है, जिसकी जो प्राइम फैक्टर जोड़ने के बाद वो भी यहाँ पे अभाज्य हो, तो 2 को नहीं लेंगे, फिर 3 5 और 7, 3 5 7, 5 3 8, 8 और 7 15। क्या वह संख्या 23 से कम हो सकता है? हो सकता है, बिल्कुल पहला सही है। आगे ले लेते हैं 5 7 11, 7 5 12 और 11 23, ये नहीं काम चलेगा। 7 11 और 13, ये भी बड़ा हो जाएगा। उसके बाद ले लो फिर से आप 11 13 और 17, तो ये भी बड़ा हो जाएगा। यानी इन प्रश्न को देने के लिए हमारा पहला कथन सही हो जाएगा, पहला कथन हमारा सही हो जाएगा। दूसरा कहता है उनमें से एक संख्या 5 है। क्या इनमें से एक संख्या 5 होना संभव है? कोई निश्चित नहीं है, कोई निश्चित नहीं है कि उनमें से तीन जो अभाज्य था उसमें एक ऐसी 5 संख्या भी हो जो वो संभव हो। ठीक है, क्योंकि पहला था कि उनका योगफल 23 से कम है, ये ऐसा संभव हो पा रहा है कि 23 से कम हो रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। उसी तरीके से आगे देखते हैं। कहता है यदि एक प्रश्न दिया गया जिसके दो कथन है, पहला दूसरा, एक व्यक्ति 50 में 3 वस्तुएं PQR खरीदता है, 50 रुपए में 3 वस्तु खरीद रहा है, 50 रुपए में यहाँ पे 3 वस्तु खरीद रहा है, P + Q + R। ठीक है मेरे भाई, अब कहता है वस्तु Q की कीमत 16 है, वस्तु यहाँ पे Q का जो कीमत है वो यहाँ पे 16 है। ठीक है, जो न्यूनतम है। प्रश्न पूछता है वस्तु P की कीमत क्या होगा, वस्तु P की कीमत क्या होगा। पहला कथन कहता है P की कीमत R की कीमत से अधिक नहीं है, P की जो कीमत है वो हमारा R की कीमत से अधिक नहीं है। दूसरा कहता है R की कीमत P की कीमत से अधिक नहीं है, R की कीमत P की कीमत से अधिक नहीं है। तो दोनों में बताया गया कि चीजें ये अधिक नहीं है। अब देखो मेरे भाई 50 रुपए का वस्तु था, 16 रुपए जब Q के पास है तो बचा कितना 34। अब उन दोनों केस में बता दिया कि P जो है वो R से अधिक नहीं है, ना अधिक है ना कम है। तो इसका क्या मतलब है कि ना अधिक है ना कम है,
तो दोनों के पास बराबर बराबर है, यानी इसके पास भी 17 और इसके पास भी 17। तो कथन का आंसर देने के लिए कौन सा प्रश्न यहाँ पे सही है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दोनों कथन का एक साथ प्रयोग किया जाता है किंतु अकेले किसी भी कथन का प्रयोग नहीं, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। दोनों तरीके से देखेंगे तब जाके इसका प्रश्न का आंसर दे पाएंगे। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। तो ये था हमारा पूरा सी सेट का जितना भी प्रश्न पूछा गया था। ठीक है मेरे भाई, वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर करें और अपने दोस्तों के बीच जरूर शेयर करें, ताकि जितना भी पेपर से प्रश्न पूछा गया था उस प्रश्न में से उसका एक्यूरेसी पता चल पाए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।